नमस्कार। हिंदी साहित्य की बातें में मैं डॉक्टर अमिता यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी तक हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स पर बातें की, विस्तृत रूप से चर्चा की। हिंदी साहित्य क्या है, हिंदी भाषा क्या है, उसका विकास कैसे हुआ, प्राचीन आर्य भाषा से होते होते हुए आज खड़ी बोली हिंदी के रूप में वो किस तरह से साहित्य की भाषा और जो एक हिंदी भाषी प्रदेश के भाषा के रूप में किस तरह से स्थापित है और आज हम हिंदी के साहित्य को किस रूप में देख रहे हैं। तो इन सारे विषयों पर हम लोगों ने पहले के वीडियोस में, पहले की कक्षाओं में बातें की हैं। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण, जो कि अपने आप में बहुत ही रुचिकर टॉपिक है और एक आधार है ये हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने का कि कैसे हिंदी साहित्य के इतिहास के इन सारे कालों को किन किन आधारों पर विभाजित किया गया, अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया गया और इनका नामकरण किन किन आधारों पर इस रूप में किया गया और किन आधारों पर नामकरण किया जाता है और किया जाना चाहिए। तो इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें बहुत छोटे छोटे अवधारणाएं हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम समझ नहीं पाते, हम रट लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है। हम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उन्हें रट करके एग्ज़ाम दे देते हैं। कभी कभी हम क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न की प्रैक्टिस हो रही है, सीरीज हम ज्वाइन कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है हम शॉर्टकट लेना चाहते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा एग्ज़ाम फॉर्म आ गया है, फॉर्म हमने भर दिया है और बहुत सारे कोचिंग जो हैं, इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे टेस्ट सीरीज वगैरह चला रहे हैं, हम ज्वाइन कर लें और हम जल्दी से, बस हमें अब इतना टाइम नहीं है कि हम अपनी किताबों को पढ़ें। लेकिन मैंने देखा है, मैंने महसूस भी किया है कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो खुद भी यह महसूस किया है। उन लोगों ने कई बार परीक्षाएं उन्होंने दी और उसके बाद उन्होंने ये महसूस किया कि किताबों को डिटेल में पढ़ करके, समझ करके, उसकी अवधारणात्मक जानकारी के बिना हम प्रश्नों को सही रूप से समझ नहीं सकते हैं। हम प्रश्न जिस तरह से पढ़ के जाते हैं कभी कभी उस तरह से नहीं पूछे जाते हैं, कभी कभी प्रश्नों को घुमा दिया जाता है और आप उन प्रश्नों को हल करने में तभी सक्षम हो पाते हैं जब आपको गहराई से उस विषय की जानकारी होती है। तो आप दोनों जरूरी है, आप प्रश्नों को हल करिए, आप टेस्ट सीरीज करिए, लेकिन आप चीज़ों को गहराई से, उनकी अवधारणाओं को समझने की कोशिश करिए कि चीज़ें हैं क्या, उनके आधार को समझने की कोशिश करिए। आपके लिए बहुत आसानी होगी और आप कहीं जब इंटरव्यू में जाएंगे, आप कहीं पीएचडी के इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आप किसी टीचिंग के इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो भी आप अपने विज़न को, अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से इंटरव्यू बोर्ड के सामने रख पाएंगे। तो इसीलिए मेरा उद्देश्य ही यही है कि हम आपको इस अपने विषय के बारे में, जिसे मैंने अपने यूनिवर्सिटी के गुरुजनों से सीखा, जो मुझे उन लोगों ने सिखाया, मैं वो आप लोगों के पास तक पहुंचाना चाहती हूँ। यही मेरा उद्देश्य है और इसीलिए मैं जो है डिटेल में, मैं प्रश्नों पर भी चर्चा करूँगी, मैं उन प्रश्नों को भी हल करवाऊँगी, आपके साथ साथ हम उसे हल करेंगे और टेस्ट भी हम करेंगे। लेकिन पहले हम अवधारणाओं को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, विषय की आत्मा को समझेंगे, उसके बाद हम उसे अच्छे तरीके से करेंगे। तो इसीलिए हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए हम आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये बीए के स्टूडेंट्स जो बीए कर रहे हैं उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, एमए करने वाले स्टूडेंट जिनको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी, जिसकी भी तैयारी बच्चे कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस कॉन्सेप्ट को समझना कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये नाम कैसे दिए गए और इसके अलावा और नाम उतने प्रचलित क्यों नहीं हुए, काल विभाजन कैसे किया गया, तो ये सब जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो बातें करते हैं हम
हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें कौन से साधन हैं जिनके माध्यम से हम हिंदी साहित्य के इतिहास को जान पाते हैं या जान पाए। तो अगर हम बात करें तो दो साधन होते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने के। एक हुआ अंतः साक्ष्य और एक हुआ बाह्य साक्ष्य। जैसे अंतः साक्ष्य की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत हम स्वयं वो जो कवि है, जो रचनाकार है, उसकी जो रचनाएं हैं, उसका जो अपने बारे में किया गया आत्मनिवेदन या अपने बारे में जो कुछ भी उसने लिखा, वो सब कुछ जो है हम देखते हैं कि वो अंतः साक्ष्य के रूप में आता है। जैसे हम कहें कि कबीर दास की कविताओं में कई बार वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति, धार्मिक पाखंडों के प्रति उसका खंडन करते हुए दिखाई देते हैं, तो हमें पता चलता है कि उस समाज में ये सारी चीज़ें थीं। और वो कभी कभी अपने बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं, कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाम, गले नाम की जेउड़ी जित खींचे तित जाऊं। तो पता चलता है कि वो एक भक्त कवि हैं। वो राम यहाँ पर उनके राम दशरथ के पुत्र राम नहीं हैं, मतलब उनका जो ब्रह्म है वो उनके प्रति उनमें जो है एक तरीके से समर्पण का भाव है। तो ये पता चलता है। हम रैदास की बात करें तो रैदास की उक्ति है कि कह रैदास खलास चमारा, मतलब उससे उनकी जाति का पता चलता है, उनकी पंक्तियों से उनकी जाति का पता चलता है। और ये जो अंतः साक्ष्य होते हैं ये इनकी प्रामाणिकता अधिक होती है। इसी तरह अगर हम दूसरे साधन की बात करें तो वो बाह्य साक्ष्य के रूप में होता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि किसी अन्य के द्वारा, कवि या रचनाकार के द्वारा नहीं बल्कि किसी अन्य के द्वारा जब उसकी जीवनी के बारे में, उसके कृतित्व के बारे में एक विश्लेषणात्मक या आलोचनात्मक तरीके से कुछ लिखा जाता है, तो हम उसे बाह्य साक्ष्य के रूप में या बाह्य साधन के रूप में जानते हैं, जो इतिहास की जानकारी देता है। तो हम अगर देखें तो इसमें कई सारे, अगर हम प्रारंभ से देखें कि अभी तो बहुत सारी आलोचनाएं लिखी जा रही हैं, लेकिन अगर हम देखें पहले से ही तो गोसाई चरित है, भक्तमाल है जो नाभादास के द्वारा, जिसमें विभिन्न भक्तकालीन कवियों के बारे में जानकारियां मिलती हैं। बहुत वैज्ञानिक और बहुत तार्किक जानकारियां भले ना हो, लेकिन फिर भी वो प्रारंभिक स्तर पर जानकारियां देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह की हम देखते हैं कि गोकुलनाथ कृत 84वें श्रवण की वार्ता, 252वें श्रवण की वार्ता, इस तरह की बहुत सारी रचनाएं हैं जो हमें उस समय के कवियों के बारे में कुछ जानकारी देती। हालांकि इसमें उनके कालक्रम के बारे में ऐसी कोई बहुत जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें मिलती हैं देखने को। और इसी बाह्य साधन के रूप में जो दूसरी शुरुआत होती है वो हमें देखने को मिलता है 1839 के आसपास। हाँ, 1839 में गारसा दत्तासी का जो इतिहास ग्रंथ आता है, जिसे हम हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम इतिहास ग्रंथ मानते हैं, इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, वो उन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, जिसमें अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार उन्होंने कवियों का क्रम दिया था और उन्होंने उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का लिखने का प्रथम प्रयास किया था। हालांकि बहुत वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो कवियों के कालक्रम का ध्यान दिया गया है, ना ही प्रवृत्तियों की कोई विशेष चर्चा की गई है, लेकिन फिर भी किसी विदेशी के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखन की अगर शुरुआत की गई तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। तो हम उनके इस प्रयास को नकार नहीं सकते हैं। तो इस दिशा में हम पहला, अगर हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं, कौन सा हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, तो हम देखते हैं कि उन्होंने एक 1839 में एक भाग इसका प्रकाशित हुआ और एक 1847 में प्रकाशित हुआ, जो अपने आप में फिर इसी क्रम में शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज आता है। उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान आता है, जो कि रॉयल एशियाटिक बंगाल सोसाइटी से प्रकाशित हुआ था 1888 में। उसके बाद मिस्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया मिस्र बंधु विनोद आता है, जो 1913 के आसपास, जिसका 3 भाग प्रकाशित हुआ और 1 भाग बाद में प्रकाशित हुआ। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास का अत्यधिक प्रामाणिक और महत्वपूर्ण
इतिहास की पुस्तक मानी जाती है, ग्रंथ तो इस तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं, उस बारे में हम चर्चा करेंगे जब हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की बात करेंगे तो उस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो है ये हम क्या कह रहे हैं, बाह्य साधन के रूप में, इसके माध्यम से हम हिंदी साहित्य के इतिहास को जानते हैं। तो ये जो है ये सारे साधन होते हैं जिसकी वजह से हम हिंदी साहित्य के इतिहास को जान सकते हैं कि किस काल में की प्रवृत्तियां क्या थीं, किस काल में कौन सा कवि किस तरह से लिख रहा था, उसका कालक्रम क्या था। तो ये सब कुछ हम इन्हीं दोनों साधनों, तो अंतः साक्ष्य, बाह्य साक्ष्य, ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो हमें हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानने चाहिए। और तो उसके बाद हम अगर आगे बढ़ें तो हमारा जो ये तो मैं कुछ बातें आपको इस क्रम में बताना चाहती थी, इसलिए मैंने बता दिया, दो कॉन्सेप्ट्स आपको बताना चाहती थी। अब हमारा जो टॉपिक है आज का वो है काल विभाजन और नामकरण। तो अगर हम कहें कि हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास है, जो कि वो हम अगर देखते हैं तो 1000 ईस्वी के आसपास से हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके पहले तो हम देखते हैं कि वो मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं। तो हम हिंदी जहाँ से शुरुआत हमने जब पढ़ा था तो देखा था कि 1100 ईस्वी के बाद ही आधुनिक आर्य भाषाएं जो हैं वो आती हैं। तो उसी का जो इतिहास है उसे ही हम हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में देखते हैं। तो जब हम उसकी बात करते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 ईस्वी से प्रारंभ होकर के आज हम 2022 में हैं। तो इतना लंबा जो इतिहास है, तो इससे क्या हम एक बार में मतलब एक समग्र बस रूप में पढ़ सकते हैं? क्या आवश्यकता क्या है विभाजन की? सबसे पहला, सबसे बेसिक जो आधारभूत प्रश्न है वो क्या है कि आवश्यकता क्या है विभाजन की, साहित्य के इतिहास की विभाजन की आवश्यकता क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि विभाजन जैसे होता है कि जब हम किसी चीज को समग्र रूप में पढ़ते हैं तो हमारे बुद्धि की, हमारे नेत्रों की एक सीमा होती है कि वो हर अंग पर पूरी तरह से उतना महत्व नहीं दे पाती, उतने अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाती जितना उसे दिया जाना चाहिए। और अपने विकास क्रम में कई बार ऐसी बहुत सारी प्रवृत्तियां होती हैं जो उस अपने विकास क्रम में नवीन उदित हो जाती है, हमारा उन पर भी ध्यान नहीं जा पाता है। तो अगर हमारा शरीर है, अगर हम अपने शरीर के बारे में जब हम शरीर विज्ञान में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं, तो हम अपने शरीर को भी कई हिस्सों में, दिमाग को अलग से पढ़ते हैं, त्वचा के बारे में अलग से पढ़ते हैं, पाचन तंत्र के बारे में अलग से पढ़ते हैं। तो इस तरह श्वसन तंत्र के बारे में अलग से पढ़ते हैं, तभी हम समग्र रूप से उसे समझ पाते हैं, उसकी कार्यप्रणाली को समझ पाते हैं, उनकी विशेषताओं को समझ पाते हैं। तो इसी तरह से जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हैं समग्रता से, मतलब उसको विभाजित करके पढ़ते हैं, तभी हम उसके साथ इंसाफ कर पाते हैं, तभी हम उसे अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो इसमें अगर हम कहें कि हिंदी साहित्य के इतिहास को किस किस आधार पर विभाजित किया जाना चाहिए, कौन कौन से वो आधार होने चाहिए जिस आधार पर हम हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित करें और जो कि वैज्ञानिक होगा, तो और किन आधारों पर विभाजित किया गया, तो हम देखते हैं कि प्रवृत्तियों के आधार पर हम विभाजित करते हैं कि किस काल में कौन सी प्रवृत्तियां महत्वपूर्ण रही हैं और समाज में कौन सी प्रवृत्तियां, समाज और साहित्य दोनों को कौन कौन सी प्रवृत्तियों ने जो है प्रभावित किया है। और हम जब काल विभाजन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में या किसी भी चीज का जब हम विभाजन करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि अचानक से कोई काल समाप्त हो गया और अगले दिन से ही आज से ये आदिकाल समाप्त हुआ और अब अगले दिन से जो है यहाँ से मध्यकाल शुरू हो जाएगा, भक्ति काल शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, अचानक से कुछ भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि प्रवृत्तियां एक संक्रमण का दौर होता है। बहुत सारी प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं, आदिकाल में कई सारी ऐसी प्रवृत्तियां थीं जो कि हमें भक्ति काल में भी दिखाई देती हैं, और भक्ति काल की ऐसी बहुत सारी प्रवृत्तियां रहीं जो हमें
रीति काल में कुछ दूर तक दिखाई देती हैं, और रीति काल की भी बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो हमें आधुनिक काल में भी दिखाई देती रही हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि काल विभाजन की आवश्यकता क्यों है, ताकि हम समग्र रूप से उसकी एक एक विशेषताओं को, उसमें होने वाले बदलावों को, इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। क्योंकि जब हम अखंड प्रवाह के रूप में किसी चीज़ को देखते हैं तो कभी कभी उसमें होने वाले दिशा परिवर्तनों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जब हम उसे बांट करके, हम ठहराव के साथ एक एक पक्ष पर ध्यान दे करके जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि हम उसकी हर एक छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म विशेषताओं पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और हम उसे और गहराई से जान पाते हैं। तो इसीलिए साहित्य का जो इतिहास है उसको हम कई कालों में विभाजित करके पढ़ते हैं, और फिर हम उसे विभिन्न कालों में उसका नामकरण करते हैं, अलग अलग नामकरण करते हैं, और फिर उस आधार पर हम उसे समझते हैं। तो विभाजन की बात हो गई। अब हमारी जो दूसरा टॉपिक है, हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण। एक बार मैं आप लोगों को विभाजन के कुछ पॉइंट्स फिर से बता देना चाहती हूँ। तो हम देखते हैं कि पहला हमने क्या कहा, समान प्रवृत्तियों के आधार पर एक ही जैसी प्रवृत्तियां जिस काल विशेष में रहती हैं उस आधार पर कालों का नामकरण विभाजन किया जाता है। जैसे हमने देखा कि भक्ति काल और रीति काल दोनों में हम देखते हैं कि भक्ति एक मुख्य प्रवृत्ति के रूप में देखी जाती है। तो हम जहाँ से ले करके ये प्रवृत्ति हमें मुख्य रूप से प्रभावी रूप से देखने को मिलती है, जहाँ से जहाँ तक हम उस काल को, उस सीमा को हम भक्ति काल के रूप में जानते हैं, हम उस सीमा का सीमांकन उस रूप में करते हैं। दूसरा हमने कहा कि हम इसलिए करते हैं काल विभाजन क्योंकि हम कई बार जो हमारा प्रवाह समय का होता है उसमें जो बीच बीच में होने वाले दिशा परिवर्तन होते हैं, हमारा उस पर ध्यान केंद्रित हो, हम उसकी सारी विशेषताओं को बहुत अच्छे से समझ पाएं। इसलिए हम उन परिवर्तनों को समझने के लिए, उन संक्रमण के दौर को समझने के लिए और वहाँ से निकलने वाली एक नई दिशा को समझने के लिए और उस नई दिशा को एक अलग रूप में समझने और पढ़ने के लिए हम जो है काल विभाजन करते हैं। तो ये काल विभाजन की ज़रूरत है, इसलिए हम काल विभाजन करते हैं। काल विभाजन इसलिए महत्वपूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं नामकरण की। नामकरण के आधार क्या होते हैं, किन आधारों पर हम देखते हैं कि कभी प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण कर दिया जाता है, कभी समय के आधार पर नामकरण किया जाता है। तो किन किन आधारों पर साहित्य के इतिहास का नामकरण किया गया है, तो हम अगर बात करें तो हम देखते हैं कि समय के हिसाब से आदिकाल, मध्यकाल, समय, पहला पॉइंट अगर हम देखें तो समय के हिसाब से, जो कि डॉक्टर नगेंद्र ने बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि उन्होंने कई सारे आधार बताए हैं कि जिस आधार पर नामकरण किया जाता है। पहला उन्होंने बताया है समय के आधार पर, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार, तो जिसमें उन्होंने बताया है कि आदिकाल, मध्यकाल, संक्रमण काल, आधुनिक काल, ये जो हैं इस आधार पर एक नामकरण किया जाता है। दूसरा उन्होंने बताया है शासक और उसके शासन काल के अनुसार भी नामकरण किया जाता है। जैसे हम देखते हैं विक्टोरिया एज, मतलब हिंदी साहित्य में नहीं, हम देखते हैं जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर है उसमें हम देखते हैं विक्टोरियन एज और एलिजाबेथ युग, ये सारी चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। तो इस तरह के ऐसा भी एक नामकरण किया जाता है। अगली हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रभावी व्यक्तित्व हुए हैं, लोक नायक ऐसे होते हैं जिनके नाम पर नामकरण किया जाता है। जैसे हम देखते हैं गांधी युग, अपने उसमें देखते हैं चैतन्य, बंगला साहित्य में हम चैतन्य युग के रूप में देखते हैं। ऐसे ही बहुत सारे साहित्यिक नेता होते हैं, उनके आधार पर नामकरण किया जाता है। जैसे हम देखते हैं भारतेंदु युग, अपने हिंदी साहित्य में आप सब जानते होंगे, बंगला साहित्य में रविंद्र युग। तो इस तरह से जो है बहुत सारे ऐसे साहित्यिक नेताओं, ऐसे फिर बहुत सारी घटनाएं होती हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक घटनाएं होती हैं जिनके आधार पर हम
साहित्यिक के इतिहास का नामकरण करते हैं, उनके कालों का नामकरण करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि पुनर्जागरण काल, भक्ति काल, एक भक्ति काल अपने आप में एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक विचारधारा, सांस्कृतिक आंदोलन रहा है, जो कि मध्यकाल में हुआ और जिसके नाम पर हम देखते हैं कि एक पूरे काल का नाम रखा गया। पुनर्जागरण काल हमने देखा कि जब आधुनिक काल में हम देखते हैं पुनर्जागरण काल से ही जो हिंदी साहित्य के लेखन की, गद्य के विकास की और बहुत सारी प्रवृत्तियों के विकास की शुरुआत होती है। तो ये सारे जो विभिन्न आधार हैं, इन सारे आधारों पर नामकरण किया जाता है। तो जैसे हम कहें कि आदिकाल, जब हम आदिकाल, मध्यकाल, संक्रमण काल या फिर आधुनिक काल की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि आदिकाल के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे नाम आदिकाल के लिए दिए गए, लेकिन जैसे किसी ने प्रारंभिक काल कहा, किसी ने उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही उसे वीरगाथा काल कहा, और उसके बाद जो है आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, सिद्ध सामंत काल, बहुत सारे नामों से उसे दिया गया। लेकिन चूंकि वो एक ऐसा नाम जो कि उस काल को द्योतित करने में, उस काल के महत्व को द्योतित करने में ज़्यादा प्रभावी हुआ, जो सक्षम हुआ, वो आदिकाल है, जिसे वो सर्वसम्मति से आदिकाल को ही उसके रूप में माना जाता है। तो अभी आदिकाल के नामकरण की समस्या, इस पर हम लोग अलग से बातें करेंगे। तो बस अभी मैं बात करना चाहती हूँ कि कैसे साहित्य के नाम अलग अलग आधारों पर दिए जाते हैं। दूसरा हमने देखा था कि शासकों के व्यक्तित्व के आधार पर, तो हम देखते हैं कि विक्टोरियन एज जो है वो देखते हैं कि वो उनका जो राजनीतिक, सामाजिक, उनके कार्य रहे हैं, उसकी वजह से उस पूरे एज को, उस एज में जितना भी लिटरेचर लिखा गया, उसको जो है विक्टोरियन एज के रूप में जाना जाता है, और वो गोल्डन एरा कहा जाता है, वो ब्रिटिश लिटरेचर का स्वर्ण युग कहा जाता है। और हम देखते हैं कि यहीं से सबसे लोकप्रिय बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स लिखे गए, बहुत सारे ऐसे उपन्यास लिखे गए, और यहीं से उपन्यास जो है एक बहुत ही लोकप्रिय विधा के रूप में स्थापित होता है। तो इसलिए उनका जो प्रभाव है उस पूरे लिटरेचर, उस पूरे युग में इतना ज़्यादा प्रभावी है, इसलिए उसे विक्टोरियन एज कहा जाता है। ऐसे ही हम जो भी व्यक्तित्व इतना प्रभावी हो जाता है कि वो अन्य सभी चीज़ों पर भारी पड़ जाता है, हावी होता है, और उसके बिना, मतलब उस पूरे एज की, उस पूरे साहित्यिक एज की, साहित्यिक युग की पहचान उसी से हो पाती है। तो इसीलिए हम उसके आधार पर भी नामकरण करते हैं। जैसे हम देखते हैं गांधी जी, तो गांधी युग, हिंदी कविता में एक पूरा युग ही गांधी युग के नाम से जाना जाता है, गांधीवादी कवि कहे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे कवि हैं जो बापू के प्रति, और खादी के फूल, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो पूरी गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, और वो गांधी जी के ऊपर कविताएं लिख रहे हैं, उनके अहिंसा के सिद्धांतों का, उनके स्वराज, उनके ग्रामीण जो मतलब उनकी जो भी सोच है, उनकी जो हथकरघों की, बुनकरों की, जो अपने स्वायत्त होने की, अपने उद्योगों को, अपने जो कुटीर उद्योग हैं, उन सब से संबंधित बहुत सारा हम देखते हैं साहित्य, कविताएं, सब कुछ, बहुत कुछ लिखा जाता है। तो क्योंकि गांधी उस समय के समाज, इतिहास, साहित्य, हर जगह पर हावी हैं गांधी। तो हर जगह पे हम देखते हैं कि गांधी युग देखने को मिलता है, चाहे वो इतिहास में देखें, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में भी देखते हैं, चाहे हम साहित्य के क्षेत्र में देखते हैं, तो सभी पर गांधी हावी हैं। तो इसलिए हम गांधी ऐसे लोकनायकों के नाम के आधार पर भी हम साहित्य के कालों का नामकरण करते हैं। ऐसे ही बताया है नगीन जी ने कि कोई राष्ट्रीय, सामाजिक या सांस्कृतिक घटना होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो उसके नाम पर भी किसी काल विशेष का नामकरण किया जाता है। जैसे हमने देखा कि भक्ति काल, तो भक्ति आंदोलन जो हुआ उस पूरे काल के जो केंद्र में है, उस काल में दर्शन, भक्ति,
इन सब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक बहुत ही केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में भक्ति जो है स्थापित रही, इसीलिए उस काल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही पुनर्जागरण काल के बारे में हम देखें, ऐसे ही हम जो हमारे सांस्कृतिक जो आंदोलन हुए, तो इन सब के आधार पर सुधार काल, जैसे नवजागरण काल, सुधार काल, ये सब जो हम देखते हैं कि जिसमें कि बहुत सारे समाज सुधारक सक्रिय रहे और उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने समाज सुधार का भी कार्य किया और अपने लेखन का भी कार्य किया। तो इस वजह से उन सारे कालों को इस आधार पर भी नामकरण किया जाता है, नामित किया जाता है। तो ये सारे जो आधार हैं जिसके आधार पर हम विभिन्न कालों का नामकरण करते हैं। तो ये हुआ हमारा। तो अगर हम देखें कि कौन कौन से काल हैं जिनके आधार पर नामकरण किया जाता है, और तो हम देखते हैं कि साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर हमने देखा, साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर, ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर, लोक नायकों के व्यक्तित्व के आधार पर, शासकों के नाम, शासकों के प्रभाव के आधार पर, क्योंकि उनका जो राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव होता है, इन्फ्लुएंस होता है, उसकी वजह से वो काल विशेष उनके नाम से पहचाना जाता है, उनके नाम से जाना जाता है। तो इन सब आधारों पर हम हिंदी साहित्य के इतिहास का या किसी भी साहित्य के इतिहास का नामकरण करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं काल विभाजन का जो है, और काल विभाजन और नामकरण के क्या आधार हैं और क्या कारण है कि जो काल विभाजन करना पड़ता है, आवश्यकता क्या है। तो इन सारे तथ्यों पर हम लोगों ने यहाँ पे बात की। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, अब हम आएंगे कि काल किस किस रूप में हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया गया है और किसने कब से कब तक उसकी सीमा मानी है। तो अगर हम इस बारे में भी बात कर ही लेते हैं तो हम देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बड़ी प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में प्रकाशित हुई थी। उसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन किया है वो उन्होंने किया है आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और उसके बाद आधुनिक काल। अब उन्होंने आदिकाल, जिसको आदिकाल कहा जाता है, उसको उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है। वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्ति काल कहा है, उत्तर मध्यकाल को उन्होंने रीति काल कहा है और आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल कहा है। और उन्होंने वीरगाथा काल की जो समय सीमा बताई है वो उन्होंने संवत 1050 से 1375 तक बताया है। संवत बताया है उन्होंने। संवत क्या होता है और ईस्वी, चूंकि हम लोग चीजों को ईस्वी सन में पढ़ते हैं, तो यहाँ संवत का मतलब है विक्रम संवत, अर्थात संवत का मतलब है यहाँ पे कि जो ईस्वी, अगर हमारा जैसे 2022 ईस्वी है, तो अगर हम उसमें 57 जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, संवत हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर 1050 संवत से 1375 संवत की बात कर रहे हैं, उन्होंने आज जो वीरगाथा काल की समय सीमा दी है, तो हम 1050 में से अगर 57 घटा देंगे तो जो आएगा 993, वो ईस्वी हो जाएगा। तो उन्होंने 993 ईस्वी से लेके ऐसे ही 1375 में से भी अगर हम 1375 में से अगर हम 57 घटा दें तो क्या आएगा, ये 15 में से 7 8 हो गया, ये 1 और ये हो गया 1218 ईस्वी जो है ये हो जाएगा इनका, हाँ ये इनका जो है ईस्वी सन हो जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने संवत में कहा है। 1050 संवत से 1375 इन्होंने वीरगाथा काल का समय दिया है। पूर्व मध्यकाल, जिसे कि भक्ति काल इन्होंने कहा है, उसका समय इन्होंने 1375 संवत से 1700 संवत दिया है।
उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहा है उसे 1700 से 1900 संवत दिया है, और आधुनिक काल जिसे इन्होंने गद्य काल कहा है उसका समय इन्होंने 1900 से 1984 तक दिया है। तो ये इन्होंने कहा है। और अन्य लोग जो हैं जो कि ये काल विभाजन और उनकी समय सीमा तय करते हैं, उनके हिसाब से अगर हम कहें तो जो माना जाता है, जो समय माना जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों का, तो आदिकाल का 1000 से 1350, भक्ति काल का 1350 से 1650, रीति काल का 1650 से 1850 और आधुनिक काल का 1850 से अब तक माना जाता है। तो ये जो है ये हुआ काल विभाजन। और काल विभाजन की जो समय सीमा, अलग अलग काल कौन कौन से हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब हम लोग पहले अगली कक्षा में, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के बारे में, कि किन किन विद्वानों ने इतिहास लेखन किया और किसके इतिहास लेखन ग्रंथ की या इतिहास लेखन की क्या क्या विशेषताएं थी और क्या क्या कमियां रहीं जो कि उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथों में की हैं। तो हम गारसा दत्तांसी से लेकर के अभी तक के जो इतिहास लेखन के प्रयास हुए हैं उन सब इतिहास ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे और उस पर विस्तृत रूप से उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो और इसके बाद जो है हम साथ ही साथ कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा करते चलेंगे। कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव्स बना करके मैं आप लोगों से उस पर डिस्कशन करूंगी और उन प्रश्नों का केवल उत्तर ना बताते हुए उन प्रश्नों के बारे में डिटेल में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगी। तो उम्मीद है आप लोगों को कक्षाएं पसंद आ रही होंगी। अगर कुछ आपके प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने एक लिंक भी शेयर किया था आप लोगों के साथ टेलीग्राम का, आप उस पर जुड़कर उससे भी संबंधित उस पर भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और उम्मीद है कि आप इसको देखेंगे और समझेंगे और अपना हिंदी विषय के प्रति जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे और उसकी एक आधारभूत मतलब बेसिक समझ के साथ साथ आप उसको डिटेल में जानते हुए एक अच्छी समझ हिंदी साहित्य के विषय में विकसित करने की कोशिश करेंगे। और तभी आपका लिखित आपके एग्जाम का हिस्सा केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से एग्जाम पास कर लेना नहीं होता है, बल्कि अगर आपकी जब तक अच्छी समझ नहीं होगी तब तक आप जो है अपने विषय को जो है किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। उस पर चंद लाइनें अगर बोलने को कह दी जाएंगी, आप रट करके एग्जाम तो पास कर लेंगे, लेकिन अगर आपने नेट जेआरएफ निकाल लिया तो आप पीएचडी का इंटरव्यू देने जाएंगे, आप कई जगह से फेल हो जाएंगे, कई जगह से आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। आप अगर लेक्चरर का रिटन एग्ज़ाम निकाल करके जा रहे हैं तो आप इंटरव्यू में बाहर कर दिए जाएंगे। आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम निकाल के जा रहे हैं, हर जगह पर काफ़ी अच्छे इंटरव्यू लिए जाते हैं। और चूँकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने केंद्रीय विद्यालय पीजीटी लेक्चरर का जो है वो भी एग्ज़ाम निकाला, उसका भी इंटरव्यू मैंने फेस किया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ। दिल्ली अधीनस्थ लेक्चरर में भी मेरा सिलेक्शन हुआ, उसमें भी उसमें इंटरव्यू नहीं हुआ था, लेकिन उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर जिस पद पर मैं आज कार्यरत हूँ उसका भी दिया। और उन सब का कारण यही था कि अच्छे तरीके से हम इंटरव्यू को टैकल कर पाए, उसको फेस कर पाए, क्योंकि हमने विषय की अच्छी समझ विकसित की, अच्छे से हमने उसे पढ़ा और आज भी पढ़ रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा कुछ नहीं है, हम प्रोफेसर हो भी कैसे सकते हैं। हम सब जो है अंततः एक विद्यार्थी हैं जो कि अपने विषय के बारे में जब तक पढ़ते जाएंगे तब तक हमें कुछ न कुछ हमेशा नया मिलता जाएगा। हमेशा ही हमारा ज्ञान हमें महसूस होगा कि बहुत थोड़ा है, कि हो सकता है आपकी तुलना में या कुछ मेरे स्टूडेंट्स की तुलना में मुझे थोड़ा ज़्यादा जानकारी हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तुलना में मुझे बहुत ही कम अल्प जानकारी होगी। तो इसलिए मैं भी हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं चीज़ों को गहराई में जानने और समझने की कोशिश करूँ
और उम्मीद करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स या मुझे पढ़ने या सुनने वाले जिनको मेरी बातें समझ में आती हैं वो भी ये कोशिश करेंगे, तभी जो है ये जो कोशिश मेरी कोशिश है वो सफल हो पाएगी। नमस्कार।